निशा का सवाल सुनकर जवाब में सुहानी अपना सर हिला देती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अब तो इस पजल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सुहानी और विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। सब कुछ उस विशिंग वेल से जुड़ा हुआ है। ये पता लगाने के लिए आज रात हमें विशिंग वेल के पास जाना चाहिए। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक हक्के बक्के रह जाते हैं और आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। डर से विवेक के माथे पर पसीना आ गया था। तुम पागल हो गई हो क्या? खुद तो मरना चाहती ही हो और हमें भी मारना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, रात में जो कोई भी उस रास्ते से जाता है वो जिंदा नहीं बचता। सुहानी तो जिंदा बच गई थी ना, इसका मतलब वहाँ सभी नहीं मरते हैं। विवेक परेशान होकर सुहानी को देखता है। सुहानी, ये लड़की पागल हो गई है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें चांस लेना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन विवेक के होश उड़ जाते हैं। विवेक, तू भाग यहाँ से, वरना ये दोनों पागल औरतें तुझे मरवा देंगी। विवेक, तुम चलो या ना चलो, मैं और सुहानी आज रात 10 बजे उस विशिंग वेल के पास जा रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कहकर निशा सुहानी का हाथ पकड़ती है और उसे कैंटीन से बाहर ले जाती है। विवेक वहाँ अपना सर पकड़कर बैठा रह जाता है। शाम हो चुकी थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से जा चुके थे, इसीलिए कॉलेज अब लगभग खाली सा हो गया था। सुहानी भी अपना काम खत्म करके कॉलेज हॉल से गुजर रही थी। चलते हुए वो एक स्टोर रूम के दरवाजे के पास से गुजरती है। तभी अचानक से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है। रूम के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और सुहानी को अंदर खींच लेता है। सुहानी घबराकर चीख पड़ती है। तभी एक हाथ उसके मुंह को बंद कर देता है। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी को किसी ने दीवार से सटा दिया था और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। सुहानी उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइटर जलता है और वहाँ कुछ रोशनी आ जाती है। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखाई देता है और वो शॉक्ड रह जाती है। सुहानी के सामने युवराज था, जो उसे नाराज़गी के साथ देख रहा था। युवराज सर, आप? युवराज सुहानी की आंखों में देख के कहता है, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। कुछ दिनों पहले पद्मिनी सिंघानिया ने भी सुहानी से यही कहा था। अपनी बात पूरी करके युवराज सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटाकर कुछ कदम पीछे हो जाता है। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से डर गई थी और वो फौरन वहां से भाग जाती है। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं नहीं लेकर जाएगा। मैं हर बार तुम्हें उससे नहीं बचा सकता। रात के 9:30 बज रहे थे। पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को डरा दिया था। शहर के लोग अब ज्यादा देर तक नहीं जागते थे। रात में शहर की सड़कें सुनसान रहती थीं। जो बाहर निकलता था उसकी मौत तय थी। इसी बीच निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकलती हैं। हॉस्टल के बाहर का नज़ारा तो और भी भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिख रहे थे। आसपास कोई इंसान तो दूर, एक जानवर भी नहीं था। इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज़ माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुराना रोड तो दूर, निशा और सुहानी की तो एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास खड़े घबराते हुए वहाँ का नज़ारा देख रही थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ निशा और सुहानी के कानों में पड़ती है। तो चलें विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज़ सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। डर से उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उनकी तो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। कुछ पल बाद सुहानी हिम्मत करके पीछे मुड़ती है। विवेक, तुम? विवेक डर के साथ मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी की जान में जान आ जाती है। यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? विवेक शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा देता है। वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे, तो क्यों आए हो? अगर तुम लड़कियां इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, लड़के हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो। इसके बाद वो तीनों हिम्मत करके पुराने रोड की तरफ चल पड़ते हैं। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे।
रात के सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हवा के हल्के झोंके से एक पत्ती के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वैसे हम अभी भी वापस जा सकते हैं। शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच जाते हैं। विशिंग वेल पुराने रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था। उस साए के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर उस पुराने रोड के आसपास भी नहीं आते थे। विशिंग वेल सालों पुराना एक कुआं था जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनी हुई थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था। जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही उन तीनों की हालत डर से खराब हो जाती है। वो तीनों खौफ भरी नजरों से विशिंग वेल को देख रहे थे। यार यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो क्या हम उस साए का डिनर बनने आए हैं? सुहानी और निशा खामोश रहते हैं। उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। चलो ना, इस कुएं के पास जाकर देखते हैं। विवेक गुस्से में निशा को घूर रहा था। वो तीनों हिम्मत करके धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब जाते हैं और उसको चारों तरफ से देखने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में मोबाइल था जिसकी फ्लैश लाइट की मदद से वो आसपास देख पा रहे थे। उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ता है तो वो डर कर चीख पड़ता है और अपना हाथ फौरन वहाँ से हटा लेता है। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल जाती है। वो दोनों विवेक को देखती हैं जो सही सलामत खड़ा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस इसे छू लिया था इसलिए डर गया। तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तुम तो ऐसे डरकर हमें ही मरवा दोगे। मैं क्या करूं? मैं बस। इतना कहकर विवेक खामोश हो जाता है और उसके चेहरे का डर और बढ़ जाता है। अचानक से वहाँ का मौसम बिल्कुल सर्द हो गया था और उन तीनों को अपने पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तीनों पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। ये किसकी आवाज़ है? मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन तीनों को अपने पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। आज शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आया है। डर से निशा, सुहानी और विवेक के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तीनों बिना पीछे मुड़े ही तिरछी नज़र से पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन तीनों के ठीक पीछे ही वो साया था। वो साया हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे उन तीनों के सामने आने लगता है। वक्त के साथ उन तीनों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। साया उनके सामने आ जाता है। वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर उठाते हैं। उन्हें अपने सामने घना काला धुंध दिखाई देता है जिसने एक बड़े से इंसान का आकार लिया हुआ था। उसे देखकर किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि पुराने रोड पर उस साए की कहानी सच है और इस वक्त वो साया ठीक उनके सामने है। उस साए को देखते ही निशा, विवेक और सुहानी एक साथ चीख पड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो भागने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर नहीं उठ रहे। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। ओह नो, ये क्या हो रहा है? अगले ही पल उस साए का हाथ सुहानी का गला पकड़कर उसे हवा में कुछ फीट ऊपर उठा देता है। सुहानी! 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 सुहानी अपने हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। निशा और विवेक जमीन से चिपके हुए थे और चाहकर भी सुहानी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सुहानी साए की पकड़ में हवा में छटपटा रही थी और अब उसका दम घुटने लगा था। बहुत वक्त लगा तुम्हें मारने में, लेकिन आज ये काम पूरा हो जाएगा। सुहानी आगे कुछ कह नहीं पाती। सुहानी की हालत देखकर निशा और विवेक बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें थम रही थी। साए की पकड़ में सुहानी के मन में बस एक ही उम्मीद थी, युवराज। वो सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहां नहीं था। विवेक प्लीज कुछ करो, वो सुहानी को मार देगा। मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, प्लीज हमारी मदद करो।
ये कहते ही विवेक को कुछ याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। विवेक अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालकर उसे देखने लगता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उस लॉकेट को निकालकर साए की तरफ फेंक देता है। वो लॉकेट जैसे ही उस काले साए को लगता है, अचानक से सुहानी नीचे गिर जाती है, मानो उस लॉकेट ने साए की पकड़ को कमज़ोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथों से छूट गई हो। निशा और विवेक के पैर जो ज़मीन से चिपक गए थे वो अब आज़ाद हो जाते हैं। वो तुरंत ही भागकर सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी अभी भी होश में थी और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। सुहानी, तू ठीक है? जल्दी चलो यहाँ से। विवेक और निशा सुहानी की उठने में मदद करते हैं और तीनों बिना देर किए वहाँ से भागने लगते हैं। उन तीनों को एहसास हो रहा था कि वो साया भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर भागने के बाद सुहानी को एहसास होता है जैसे वो साया उनसे दूर होता जा रहा है। सुहानी को अब वो नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी जो उस साए के आसपास होने से होती थी। कुछ दूर और भागने के बाद सुहानी को एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है। अरे वो साया कम है क्या जो अब कोई और भी आ गया? मेरा मतलब उनसे है। ये कहकर सुहानी एक कदम रुक जाती है और सामने देखती है। सुहानी के रुकने पर निशा और विवेक भी रुक जाते हैं और वो भी उसी तरफ देखते हैं जहाँ सुहानी देख रही थी। एक शख्स पहाड़ी के किनारे पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके बाल और दाढ़ी लंबे थे जो सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। शिमला की इस ठंड में पता नहीं कैसे उन्हें गर्म कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। साथ ही उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। दिखने में वो कोई तेजस्वी साधु लग रहे थे। सुहानी, निशा और विवेक चलकर उनके पास जाते हैं। आखिर कौन है वो शख्स और क्या है विशिंग वेल का राज? क्या होगा अब सुहानी, निशा और विवेक के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।